नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल राजपूत स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी साहित्य के जो लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं वो लेके आए हैं। 12 प्रश्न आते हैं, यानी 24 नंबरों के ये प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और भी हम ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लेके आएंगे। इससे पहले की भी हमने हिंदी साहित्य काफ़ी वीडियो अपलोड किए, वो आपने नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो के लिंक आपको दे दूंगा, आप उनको देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फीचर और समाचार लेखन में क्या अंतर है? समाचार तो उत्तर है, समाचार लेखन में जो है तथ्य आधारित विवरण होता है और फीचर में यह आवश्यक नहीं होता। समाचार लेखन में सूचना देना आवश्यक होता है, फीचर में सूचना के साथ मनोरंजन भी जोड़ दिया जाता है। समाचार लेखन की भाषा क्या होती है? सरल और जनता में प्रचलित होती है, तथा भाषा शैली विवरणात्मक होती है। फीचर की भाषा शैली जो है साहित्यिक होती है, ये अंतर है। दूसरा प्रश्न है, फीचर लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो पहली बात है, फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। दूसरा, पात्रों के माध्यम से उस विषय या कहानी के विभिन्न पहलुओं को सामने लाना जरूरी है। तीसरा, फीचर या जो कहानी कहने का ढंग है वो सजीव होना चाहिए, जिसे पाठक महसूस करके कह सके कि वह खुद सब देख या सुन रहा है। चौथा, फीचर तथ्य और सूचनाओं और विचारों पर आधारित होनी चाहिए। पांचवा, फीचर मनोरंजन के साथ सूचना परक होना चाहिए। अगला पॉइंट है, गांव वालों ने उपवास क्यों रखा, उसे कब तोड़ा? दोनों प्रसंगों को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है कि व्यास किसी गांव के एक पेड़ के नीचे रखी शिवजी की चतुर्मुखी मूर्ति उठा लाए थे। गांव वाले उस मूर्ति की पूजा अर्चना किया करते थे। जब उनको पता चला कि शिवजी अंतर्ध्यान हो जाए तो उन्होंने ठान लिया कि जब तक शिवजी वापस नहीं आएंगे वे अन्न का दाना भी नहीं खाएंगे। ग्राम के मुखिया इस संबंध में व्यास जी से विनती की कि वे मूर्ति को वापस लौटा दें, और मूर्ति को दोबारा से प्रतिष्ठापित होने पर गाँव वालों ने अपना उपवास से तोड़ा। अगला प्रश्न है, यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित पंक्ति के आधार पर विसर्जन की उपयोगिता बताइए। तो उत्तर है, व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अकेला है, उसकी सार्थकता तभी है जब एक समाज के साथ मिल जाए। समाज का भला भी तभी है जब व्यक्ति को अपने साथ मिला ले। इस प्रकार व्यष्टि और समष्टि दोनों का ये तो होता है। व्यक्ति के गुणों का लाभ समाज को मिलता है तो राष्ट्र भी मजबूत होता है। दीप और व्यक्ति की पंक्ति और समाज में विलय होना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, बड़ी बहू का संदेश सुनकर हरगोविंद की आंखें क्यों छलछलाई, संक्षेप में बताइए। तो उत्तर है कि हरगोविंद एक सह्रदय व्यक्ति था। बड़ी बहू ने जब उसे अपना मार्मिक संदेश सुनाया तब वह भी भावुक हो उठा। उसने बड़ी बहू को हिम्मत बंधाई। उसे ये जानकर दुख हुआ कि बड़ी हवेली की सारी शान शौकत जब समाप्त हो गई और बड़ी बहू को खाने के लाले भी हैं। जिस परिवार के लिए बड़ी बहू ने अपना सारा जीवन विचार कर दिया वह अब उससे सुध भी नहीं लेते। बड़ी बहू की दीन दशा देखकर हरगोविंद की आंखें भर आई। अगला प्रश्न है, मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव में राम के स्वभाव किन किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। तो उत्तर है, सभा में भरत जी कहने लगे कि मैं अपने स्वामी श्री राम के स्वभाव को जानता हूँ। भरत के इस कथन से पता चलता है कि भगवान राम अत्यंत उदार है तथा भरत और अन्य परिवारजनों पर उनका अपार स्नेह है। वे अपराध करने वालों पर भी क्रोध नहीं करते, वह अत्यंत दयालु है। बचपन से अब तक उन्होंने भरत को कोई दुख नहीं पहुंचाया। अगला प्रश्न है, असगर वजाहत का साहित्यिक परिचय लिखिए। अब देखो, साहित्यिक परिचय के लिए वैसे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये 7वें प्रश्नों में है। उत्तर है, असगर वजाहत ने अपनी भाषा में तद्भव शब्दों के साथ उर्दू शब्द व मुहावरों का भी प्रयोग किया है। भाषा सहज और सादगीपूर्ण है। इनकी भाषा सशक्त, भावनाकुल और वर्णनात्मक से लिखे है। कहानी संग्रह पूछे तो दिल्ली पहुंचना, स्विमिंग पूल, सब कुछ कहाँ, आद बनी। उपन्यास इनके रात में जगने वाले पहर, दोपहर, सात आसमान, कैसी आड़ी लगाई। नाटक है इनके फिरंगी लौट आई, इन्ना की आवाज़, वीरगति, समीदा, जिस लाहौर नहीं देखा। फणित फणीश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक परिचय लिखे। तो साहित्यिक परिचय, रेणु जी हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार है। आपने अपनी रचनाओं द्वारा उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की विरासत को आगे बढ़ाया। भाषा पहुंचे अत्यंत सशक्त एवं संवेदनशील है। उसमें संप्रेषणीयता व भावानुकूलता है। उनकी भाषा आंचलिक शब्दों और मुहावरों का प्रयोग सफल हुआ है। शैली पूछे तो वर्णनात्मक शैली का आधार बनाया है। यत्र व्यंग्य शैली व आत्मकथा शैली को अपनाया। इनकी रचनाओं में संवाद शैली का प्रयोग दर्शनीय है। कृतियाँ पूछे तो उपन्यास है मेरांचल, प्रतिपरी कथा। कहानी संग्रह पूछे ठुमरी, अग्निखोर, आदम रात्रि की महक, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुल्फाम। अगला प्रश्न है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? इस कथ के आधार पर सूरदास की मन स्थिति का वर्णन कीजिए। रात के 2 बजे थे, सूरदास की झोंपड़ी में आग लगी थी। बजरंगी तथा जगदर ने सूरदास से पूछा कि आग कैसे लगी, चूल्हा ठंडा किया था या नहीं। इस पर नायक राम ने उत्तर दिया था कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। सूरदास का किसी की बातों की ओर ध्यान नहीं था। उसे अपनी झोंपड़ी अथवा अपने बर्तन आदि जलने की चिंता नहीं थी। उसे अपने उस पोटली जल जाने का दुख था जिसमें उसने जीवन भर की कमाई थी। उन रुपयों से वह पितरों को पिंडदान, अपनी
पौत्र मिठुआ की शादी आदि अनेक योजनाएं पूरा करने से था। इस प्रकार उसकी मनस्थिति निराशपूर्ण थी। अगला प्रश्न है, बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ना जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब क्यों लगा कि माही पहुंचने पर रूप सिंह सबसे पहले त्रिलोक सिंह के पास पहुंचा। रूप सिंह ने अपना परिचय दिया और त्रिलोक सिंह की पैर छुए। किसी ने पूछा वहां इतने दिन तक कहाँ रहा। रूप सिंह ने बताया कि वह पर्वत रोहण संस्थान में था और वहां पहाड़ पर चढ़ना सिखाया जाता। सरकार इस नौकरी के लिए 4,000 रुपये महीना वेतन देती है। बूढ़ा त्रिलोक सिंह का गाँव माही पहाड़ी वह पहाड़ी था। पहाड़ के लोग हर दिन पहाड़ पर चढ़ते रहा उनके लिए एक मामूली काम था। इस काम के लिए सरकार 4,000 रुपये नौकरी दे, ये बात उसे सहज नहीं लग रही थी। उसने पहले ये सुना भी नहीं चाहता। उसे रूप सिंह की पहाड़ पर चढ़ने की बात अजीब सी लगी थी। अगला प्रश्न है, अब मालवा में वैसा पानी नहीं करता जैसे गिरा था, उसके क्या कारण है। तो उत्तर है कि अब मालवा में वैसा पानी नहीं करता जैसे गिरा करता था। वर्षा का कम होना आज मालवा का नहीं अन्य प्रदेश क्षेत्र की भी समस्या है। इस कारण ऋतु चक्र का अव्यस्त होता है। वर्षा शरद तथा ग्रीष्म सभी ऋतुओं के समय चक्र में परिवर्तन हो गए हैं। बेमौसम बरसात होने से मानसून कम होता है तथा देर और से कम वर्षा होती है। औद्योगिकरण के वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे प्रकृति के नियम टूट रहे हैं। तापमान की निरंतर वृद्धि होने से वायुमंडल में नमी घट रही है। आज हम अप्राकृतिक जीवन जी रहे हैं। वनों को काटा जा रहा है। यातायात कारखानों की वृद्धि ने वर्षा को नहीं गर्मी और सर्दी ऋतुओं को भी प्रभावित किया। मालूम है अब पहले जैसी बारिश इसी कारण नहीं होती। अगला प्रश्न है, ये फूस की राख नहीं थी उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विवेचना कीजिए। सूरदास बैठे रहे, लोग चले गए थे और धीरे धीरे झोंपड़ी की आग ठंडी हो गई थी। तब वह उठा और अनुमान से द्वार की झोंपड़ी में घुसा। उसने उसी दिशा में राख टोलना शुरू किया जहाँ सब पर जो पोटली रखी थी। निराशा उतावलेपन और अधिकता उसने सारी राख छान डाली परंतु पोटली नहीं मिली। उसने एक एक कर रुपये जोड़े थे। उसने सोचा उन रुपयों से अपने पितरों को पिंडदान करेगा। रोटी अपने हाथों से बनाते पूरा जीवन बीत गया। अब वह अपने पौत्र मिठुआ की शादी करो और चैन की रोटी खाएगा। झोंपड़ी जलने से सारे अमान जल गए थे। ये फूस की राख उन्हीं अभिलाषाओं की राख थी। अगला प्रश्न है, कवि जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय लिखिए। जयशंकर प्रसाद भारतीय संस्कृति से प्रभावित ऐसे महाकवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं से भारत भूमि की महिमा, भारत जीवन मूल्यों, त्याग बलिदान एवं राष्ट्र जागरण आदि का स्वर व्यक्त किया है। प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा धनी थे। उन्होंने झरना, आंसू लहर, कामायनी आदि काव्य, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि नाटक, कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप आदि कहानी संग्रह तथा काव्य और कला अन्य निबंध संग्रहों की रचना सभी विद्याओं पर लेखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय दिए। सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म 1898 बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषदाल गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। निराला छायावादी कवि होने के साथ प्रगतिवादी कवि भी है क्योंकि उनकी कविता में शोषण का विरोध और शासकों के प्रति घृणा की अभिव्यक्ति है। वह क्रांतिदर्शी कवि हैं। उन्होंने छंदमुक्त छंदबद्ध कविताएं लिखी। उन्होंने भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा बौद्ध था। अपनी दिवंगत पुत्री वियोग में सरोज समृति नामक एक लंबी कविता भी लिखी जो उनके शोकगीत है। इसके अलावा उनकी प्रमुख कृतियाँ पूछे तो परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदासी, कुकुरमुत्ता, अणिमान, नए पत्ते आदि है। तो ये शेयर रहे थे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो लाएंगे। और अब तक हमने हिंदी साहित्य के जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं चैनल पर इस परीक्षा को लेकर, वो सारे उनकी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उन्हें देख सकते हैं। तो यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन घंटी प्रेस करने के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।